हाय एवरीवन, मैं एडवोकेट देवदत्ति दास आज इस वीडियो में टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटीज और एम्प्लॉइज का क्या राइट्स है टर्मिनेशन के दौरान। इसके साथ कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस और सेक्शंस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर हम आज आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला डेफिनेशन वॉकमैन की। एम्प्लॉयज को लीगली वॉकमैन कहते हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। वॉकमैन का मतलब ये है जो लोग स्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल और ऑपरेशनल का काम करते हैं एक कंपनी के अंडर, और इसको जो टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की होती है वो चाहे बताए भी और या रिटर्न में हो या फिर बोल के वर्बली एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, वो सभी को वॉकमैन की कैटेगरी में डालेंगे। इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है जो कि हम लोग वॉकमैन कैटेगरी में नहीं डालेंगे। वो है पहला, फर्स्ट एयरफोर्स में काम करते हैं, फिर आर्मी और नेवी में काम करते हैं, नेक्स्ट जो पुलिस सर्विस या प्रिजन में काम करते हैं, नेक्स्ट जो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में काम करते हैं, और लास्टली जो सुपरवाइजर की रोल में काम करते हैं और 10,000 की सैलरी से ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, उसको भी वॉकमैन कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। इसको लेके काफी केसेस हुआ इंडिया में। अगर पे स्केल 10,000 के ऊपर है लेकिन नॉर्मल काम जो बाकी लोग करता है वही कर रहे कोई एम्प्लॉय, लेकिन उसका पोस्ट डिजिग्नेशन एज मैनेजरियल दे दिया है, फिर वो वॉकमैन की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे? इस सवाल का जवाब काफी सारा केसेस में कोर्ट ने ये बताया कि द नेचर ऑफ द जॉब शुड डिसाइड इफ ही फॉल्स अंडर वॉकमैन्स कैटेगरी और नॉट, एंड नॉट द डिजिग्नेशन। तो काम का अनुसार तैयार किया जाएगी कि वो वॉकमैन के डेफिनेशन के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो सुपरवाइजरी का काम कर रहे हैं और डेजिग्नेशन उसका मैनेजर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ही विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ सुपरवाइजर। नेक्स्ट ले ऑफ के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद टर्मिनेशन के बारे में बात करूंगा। एक बात जो हम लोग को दिमाग में रखना है कि टर्मिनेशन को लीगली रिट्रेचमेंट कहते हैं, जो ले ऑफ के बाद डिस्कस करूंगा। ले ऑफ और रिट्रेचमेंट बिल्कुल अलग है। तो ले ऑफ की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ले ऑफ is a practice whereby the employer cannot give employment to workmen for various reasons, including shortage of raw materials, coal or power, accumulation of stocks, breakdown of machinery, etc., or for any other connected reason. It has been defined under Section 2K of the Act. मतलब जो वॉकमैन का नाम कंपनी के रोस्टर रोल में है लेकिन उनको काम नहीं दे पाया कंपनी ने, कुछ इंटरनल कारण से, जैसे कि पावर नहीं है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का काम रुक गया है, या फिर रॉ मटेरियल पहुंचा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए, तो कंपनी बोलते हैं कुछ दिन के लिए अभी काम नहीं है, लेकिन जैसे इंटरनल जो कारण है वो सॉल्व हो जाएगा, कंपनी एम्प्लॉयज को बुला लेता है, तो इसको ले ऑफ बोलते हैं। लेकिन किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करते। ऐसा नहीं बोलते कि अगले महीने से आपका जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ ले ऑफ में नहीं होता है। लेकिन ले ऑफ करने के समय भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉयर को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्टली, ले ऑफ के कारण जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 आदमी का काम 50 आदमी से करवा के 50 लोग को ले ऑफ कर दिया, ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि सभी ले ऑफ एम्प्लॉयज का नाम रोस्टर रोल में होना चाहिए। तीसरा, एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना चाहिए टाइम टू टाइम कि कंपनी का क्या सिचुएशन, कितने दिन बाद काम आएगा, तो वो एम्प्लॉय अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं। फोर्थली, अगर कोई एम्प्लॉय को बुला रहे हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ले ऑफ, तो उनको मिनिमम 3 वीक्स का टाइम देना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। फिफ्थली, ले ऑफ का दौरान कंपनी को जो बेसिक सैलरी प्लस डीए की 50% पे करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 45 डेज के लिए।
लास्टली ले ऑफ के बाद अगर किसी को रिट्रेचमेंट कर रहा है कंपनी ने, तो जो रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन देगा एम्प्लॉयर, तो वहां से ले ऑफ का जो भी पेमेंट हुआ था तो वो माइनस होके बैलेंस्ड पेमेंट या फिर कंपेंसेशन रिट्रेचमेंट के लिए एम्प्लॉय देगा। नेक्स्ट चलिए टर्मिनेशन के बारे में देखते हैं, जो कि लीगली रिट्रेचमेंट कहता है। रिट्रेचमेंट का डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2O ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, retrenchment is a termination of a service of a worker for any reason whatsoever, but excludes termination by way of punishment inflicted pursuant to disciplinary action, voluntary retirement, retirement on reaching the age of superannuation if the contract of employment contains such stipulation, non-renewal of the contract of employment and continued ill health। तो इसका मतलब कोई भी रीजन के लिए अगर आपका एम्प्लॉय सर्विस टर्मिनेट करता है आपको, तो उसको रिट्रेचमेंट कहा जाएगा, एक्सेप्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आपको अगेंस्ट फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटी बैठा है, तो उसको रिट्रेचमेंट नहीं कहेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, एज का कारण हटाया जाता है, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर काम या प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है, वो खत्म होने के बाद और उसको जरूरत नहीं है तो रिट्रेचमेंट के अंडर नहीं आएगा। इसीलिए नॉर्मल आजकल देखते हैं काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं टू अवॉइड रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन, जो आगे हम बात करेंगे। और लास्टली इल हेल्थ, अगर एम्प्लॉय की लगातार इल हेल्थ के कारण उसको निकाल दिया है तो वो रिट्रेचमेंट में के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट सवाल जो आता है कि कंपनी रिट्रेचमेंट कब कर सकते हैं, एज पर डेफिनेशन वहां है फॉर एनी रीजन। तो कंपनी अपना कोई भी कारण से आपको रिट्रेंच कर सकता है। मोस्ट कॉमन कारण ये होते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, या फिर कंपनी लॉस जनरेट कर रहा है। तो इस तरह की वेरियस रीजंस हो सकते हैं और ये रीजंस कोर्ट में वैलिड माना जाता है। लेकिन रिट्रेचमेंट के टाइम एम्प्लॉयर का कुछ ड्यूटीज होते हैं। एम्प्लॉयज के ऊपर अगर फॉलो नहीं करते हैं एम्प्लॉयर ने, तो उसको कोर्ट नल एंड वॉइड कर देता है और एम्प्लॉय को वापस रीइंस्टेट करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयर का ड्यूटीज क्या होता है। तो फर्स्ट ये है कि रिट्रेचमेंट के टाइम पे 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना है। अगर कंपनी का स्ट्रेंथ मोर देन 100 एम्प्लॉयज है और फैक्ट्रीज, प्लांटेशन और माइनिंग का है, तो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड जरूरी है और इसके साथ गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना भी जरूरत है, ओनली फॉर दिस कैटेगरीज, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन और माइनिंग। और इस नोटिस पीरियड के दौरान कंपनी को उस पीरियड की सैलरी देनी होगी। अगर मान लीजिए कंपनी बोलते हैं एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, फिर भी उस 1 मंथ की सैलरी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन देना जरूरी है एम्प्लॉयर को। तो उस एम्प्लॉय की जितना साल की सर्विस हुआ है, मान लीजिए 5 साल की सर्विस हुआ है, तो एवरी ईयर की हिसाब से 15 दिन की सैलरी एज रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो मतलब अगर 5 साल की उसकी सर्विस हुआ तो 75 डेज की कंपेंसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ रूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू 25D, सारा मस्टर रोल में एम्प्लॉय का एग्जिट डेट मेंशन होना चाहिए।
नेक्स्ट रूल 77 ये कहता है कि अगर कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट को रिट्रेचमेंट करने का प्लान कर रहा है एम्प्लॉयर ने, तो उसकी पूरी एक लिस्ट सीनियरिटी वाइज नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ तब भी रिट्रेचमेंट को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल 25G ये कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का लॉ फॉलो करना होता है। मान लीजिए आप कोई एलपीओ में काम करते हो और रिट्रेचमेंट करना है एम्प्लॉय को, फिर जो पुराना एम्प्लॉय है उनको आप नहीं निकाल सकते हैं, जो लास्ट ज्वाइन किया है उनको ही पहले रिट्रेंच करना पड़ेगा। तो आपको सीनियरिटी ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है जब अकॉर्डिंग टू रूल 25G। तो आपको पहले नया लोग को रिट्रेंच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सीनियर जो पुराना एम्प्लॉयज है उनको आप टर्मिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट 25F ये कहता है कि रिट्रेचमेंट करने के बाद भी अगर फिर से कोई सेम पोस्ट के लिए फिर से हायरिंग करना पड़ेगा कंपनी को, तो पहले जिनको रिट्रेंच कर दिया गया है उनको पहले मौका मिलना चाहिए हायरिंग के लिए। अगर वो पोजीशन नहीं टेकअप कर रहे तभी आप दूसरे कैंडिडेट देख सकते हो। ये सब अगर एक एम्प्लॉयर ने फॉलो नहीं किया है तो आप कंटेस्ट क्या कर सकते हो कोर्ट में, और काफी सारे केसेस में एम्प्लॉयज को रीइंस्टेट भी किया गया है। और इसके साथ कुछ बेनिफिट्स भी मिलता है एम्प्लॉयज को। अगर आप 5 साल का नौकरी किया हो तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगा, उसके साथ आपको जो भी लीव्स रहेगा उसका पैसा आपको मिलेगा, और उसके साथ अगर आप 30 डेज का काम किया हो तो आपको बोनस मिलेगा। तो ये 3 बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को मिलेगा एम्प्लॉयर के तरफ से। तो आप बात करते हैं जो वर्क्समैन अंडर के नहीं आते हैं, जैसे मैनेजरियल या सुपरवाइजर रोल के एम्प्लॉय होते हैं। तो उनके लिए जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में, वही क्लॉजेस जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा वही बाइंडिंग फैक्टर माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ये देखेंगी कि जो भी क्लॉजेस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा वो सिर्फ एम्प्लॉयर के साइड में नहीं होना चाहिए, और जो भी क्लॉजेस रहेगा वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का आधार पे होना चाहिए। चलिए दोस्त, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला हुआ होगा जो आपको कुछ काम आ सके, और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करने ना भूलिए।